हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर ट्वेल्थ की फिज़िक्स से रिलेटेड या किसी ट्वेल्थ के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग जितनी बातें बनानी चाहिए वो मैंने बना ली थी। तो आज हम अपनी फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा था तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपना फेस ही दिखाकर पढ़ाने की कोशिश करता रहूँ या नोटबुक की हेल्प लूँ। तो फाइनली जो मैंने डिसाइड किया वो ये है कि चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब से आपको ये फेस कम और मेरी नोटबुक ज़्यादा दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को एक पेज दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा, मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा और ईएमडब्ल्यू भी आ जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तीन ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ना है आपको पता है। मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है कि जब चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ईएमडब्ल्यू के मतलब इसका पूरे का इंट्रो में दे चुका हूँ आपको कि ये है क्या। बस आप ये जान लो कि ये जितनी भी मैंने बातें पिछली क्लास में बताई थी आप लोगों को, उसको आप एज अ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हो। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टार्टिंग करें तो अब आपको नीचे एक टर्म दिख रहा होगा विच इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज आप कह सकते हो कि मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस फोर्स का नेचर कैसा है। नेचर मतलब कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और ये आपको पहले से ही पता है कि लाइक चार्ज होंगे, लाइक का मतलब सेम चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब समझ लेते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो या फिर सिंपल चार्ज बाय रबिंग कह सकते हो। किन्हीं दो बॉडी को रब करने की वजह से वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। और एक्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है किसी भी बॉडी के अंदर। आप एटम के अंदर जानते हो कि न्यूक्लियस में बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो मूवेबल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करके किसी भी बॉडी को चार्ज करता है। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है? अगर ये पेन है, इसको मैं बालों में रब कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलेंगे वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जिसके अंदर एंटर करेंगे वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं पर मैं फिर भी बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो चार्ज की एसआई यूनिट आप लोगों को पता है, कूलम में 10th क्लास में पढ़ चुके हो। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चार्ज की, वो है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। तो चार्ज जो है, वैसे तो है क्वार्क वगैरह और भी हैं जो एग्जिस्टेंस के अंदर है या नहीं है, इसकी पूरी जस्टिफिकेशन नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अभी हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज लेके चलते हैं। वैसे E/3 और 2E/3 क्वार्क कंसीडर होते हैं। अब क्वार्क डाउन क्वार्क उनकी स्टडी आप बाद में करोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम किसी बॉडी को चार्ज कराएंगे। क्वेश्चन इससे कई बार इस तरह से भी आ सकते हैं कि चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली और नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट। आपकी एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, पहला या दूसरा एग्जाम्पल है जो ऐसा ही है कि एक मेटल स्फीयर को चार्ज करो बिना उसे टच किए, पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से आ सकता है। अच्छा, इंडक्शन इसलिए वर्ड यूज होता है क्योंकि आप बॉडी के खुद के चार्जेस का यूज करने जा रहे हो उसको चार्ज कराने के लिए, तो उसके चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं बाहर से, हम बॉडी को में ट्रांसफर नहीं करते हैं। और ट्रांसफर कैसे भी करेंगे क्योंकि हम उसे टच नहीं कर रहे। टच करने वाला एक मेथड आपने पढ़ा था जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम बॉडी को रब करके चार्ज करते थे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक मेटल स्फीयर है स्टेप 1 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम जो बॉडी को चार्ज करा रहे हैं वो नेगेटिवली करा रहे हैं, ये लिख दिया है मैंने। और ये जो पेजेस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, इसमें किसी भी पॉइंट पर आपको कोई डेफिनेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी लिखी हुई। जितनी भी बातें हैं वो मैं बता ही दूंगा आपको। बाकी डेफिनेशन वगैरह की कोई ज़रूरत भी नहीं होती क्लास 12th के अंदर, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस।
इन केस फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हो। तो ये केवल वीडियोस इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मजबूत हो सके, और अगर नीडी लगा, मेरे को ज़रूरत ज़्यादा लगी, तो फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह भी बनाकर अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टेप 1 के अंदर आपको एक मेटल स्पेयर दिख रहा होगा। ये मेटल स्पेयर में चार्ज भी दिख रहे होंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट स्टिल ये न्यूट्रल है। किसी बॉडी के चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे, होंगे पर इक्वल और अपोजिट अमाउंट में होंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके आगे देखो छोटा सा और लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, विदाउट टचिंग। इसका मतलब यह है कि इस मेथड का यूज करके आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करा सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी इच्छा के हिसाब से, और उसमें आपको बॉडी को टच भी नहीं करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे यूटी वगैरह में देखने को मिल जाता है इनिशियली, जो पहले दूसरे यूटी होते हैं उसके अंदर, कि किसी बॉडी को चार्ज करो, कि मेटल स्पेयर को चार्ज करो विदाउट टचिंग इट। और ये आपकी एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और लॉकडाउन के चलते अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप सिंपल पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उससे भी पढ़ सकते हो। अब कैसे हम एक मेटल स्फीयर को चार्ज करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है इसमें मैं नेगेटिवली चार्ज कराऊंगा मेटल स्फीयर को, और यहाँ पे कुछ 4 स्टेप के अंदर ये काम हो रहा है। तो पहले स्टेप में आपको एक मेटल स्फीयर दिखेगा और इसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये जो स्टैंड है ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये इसलिए है कि अगर मैं मेटल स्फीयर को चार्ज करा दूं तो वो चार्ज ट्रांसफर ना हो जाए, और आइसोलेट कर रखा है इसको एनवायरनमेंट से। आपको इस मेटल स्फीयर में पहले से ही चार्ज दिख रहे होंगे, पर इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये बॉडी न्यूट्रल है। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। बस उनकी जो प्रेजेंस है वो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। अभी यहाँ पर जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज दिख रहे हैं, तो ये बॉडी ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके अंदर। अब पहला स्टेप के अंदर तो केवल बॉडी दिखा रखी है। दूसरे स्टेप में देखो आप, तो एक ग्लास रॉड लेकर आए हैं हम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस ग्लास रॉड को हमने मेटल स्फीयर से टच नहीं किया, बस इसको इतना क्लोज लेकर आए कि ग्लास रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मेटल स्फीयर आ जाए। अब क्योंकि वो मेटल स्फीयर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, तो ग्लास रॉड के चार्जेस का जो इन्फ्लुएंस है वो इस मेटल स्फीयर पे देखा जा सकता है। तो ये चार्ज को करेगा क्या, जो चार्ज उसमें पहले से प्रेजेंट थे, इक्वल और अपोजिट थे, जिनका इफेक्ट ओवरऑल न्यूट्रल था, उन चार्जेस को इन्होंने सेपरेट कर दिया। जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके ग्लास रॉड के पास वाले सरफेस की तरफ चले गए, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल होके दूसरी सरफेस पे चले गए। नेगेटिव चार्ज और पास नहीं आ सकते क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से ये ट्रांसफर होके ग्लास रॉड पे नहीं आ सकते, और पॉजिटिव चार्ज जितना हो सके उतने दूर चले गए। ये मतलब एक टाइप का डाइपोल सा क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब अगर थर्ड स्टेप में देखोगे तो इसी कंडीशन को मेंटेन रखते हुए हमने नेगेटिव चार्ज कराना है, क्योंकि इसे तो पॉजिटिव साइड की अर्थिंग करा दी, तो वहां के चार्ज हो जाते हैं न्यूट्रल। फोर्थ स्टेप में हमने ग्लास रॉड को हटा दिया और अब की अर्थिंग भी हटा दी। ग्लास रॉड के हटते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हट गई, जो उन चार्जेस पे लगने वाला फोर्स था वो हट गया, जिसकी वजह से ये चार्ज फिर से स्प्रेड हो गए। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाती है ये सारी डिटेलिंग अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इस मेटल स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज कराया है, इसी तरह से आप मेटल स्फीयर को पॉजिटिव भी चार्ज करा सकते हो। और अब इतना दिमाग तो आपको खुद लगाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कराने के लिए इन स्टेप्स में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, फिर से वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं और क्या मीनिंग निकलती है पता करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एक वर्ड है जिसका मतलब है स्कोप है, जिसका मतलब है विजन। स्कोप का मतलब विजन, कहने का सेंस ये है जैसे आपको माइक्रोस्कोप पता होगा। माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब विजन, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो आपको छोटी, बहुत ज़्यादा जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं उनका विजन दे दे, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ों का विजन दे दे, उस तरह से ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ये चार्ज का विजन तो नहीं देगा पर चार्ज की प्रेजेंस को जरूर बताएगा। अब अगर कोई बॉडी है मेरे पास, ये एक प्लास्टिक बॉडी है जिसको मैंने रब करके चार्ज किया है, तो चार्ज हो गया, ये मेरे को दिखने वाला नहीं है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा ही एक डिवाइस है, आपको फिजिक्स लैब में शायद आपके हो भी तो आप देख सकते हो। एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज की प्रेजेंस को क्लियर करेगा केवल, कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो उसमें लेबलिंग कर रखी है मैंने, कि पहले सबसे ऊपर आपको मेटल नॉब दिखेगी जहां पर हम बॉडी को टच करके देखते हैं कि वो चार्ज है या नहीं। उसके नीचे एक मेटल रॉड है,
जो एंड में जाके गोल्ड लीफ से कनेक्ट होती है। एक जार है, रबर स्टॉपर लगा रखे हैं और ग्लास का वेसल है। साइड में आपको टिन की कोटिंग भी दिख रही होगी। ये टिन की कोटिंग जरूरी नहीं है कि हो, पर अगर होगी तो ये आपके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को मोर सेंसिटिव बना देती है। इसके अंदर जो मेटल नॉब है, उस मेटल नॉब के ऊपर मान लो ये बॉडी चार्ज है, ये जो मेरे हाथ में फोन दिख रहा है आपको, मान लो कि ये चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर मैं मेटल नॉब पर टच करता हूँ तो इसके चार्ज ट्रांसफर होंगे, उस मेटल नॉब में ट्रांसफर होंगे। मेटल है, कंडक्टर है, पता है आपको, और ट्रांसफर होते हुए जाएंगे मेटल रॉड से होते हुए गोल्ड लीफ के अंदर। अब गोल्ड लीफ में जाने पर क्या होगा, दोनों ही लीव्स पॉजिटिव, 2 लीफ दिख रही होंगी आपको, और दोनों ही लीव्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। अब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों लीफ एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। और ये जो सेपरेशन है, इनका एक दूसरे से अलग हो जाना ही आपको ये बताएगा कि ये मेरी बॉडी चार्ज थी या नहीं थी। अगर ये चार्ज रही होगी तो चार्ज ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से आपकी गोल्ड लीफ सेपरेट हो जाएंगी, और इन केस अगर ये चार्ज नहीं होगी तो वो लीफ वैसे की वैसी रहेंगी। तो चार्ज की प्रेजेंस को बताएगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हो सकता है कि मैंने जो बॉडी टच करी है इसके ये चार्ज तो हो, पर चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम चार्ज हो, जिसकी वजह से चार्ज गोल्ड लीफ में ट्रांसफर तो हुए हैं, पर मतलब जो भी हमने लीव्स ले रखी है उसमें ट्रांसफर तो हुए हैं, पर इन चार्ज का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसके वेट को होल्ड कर पाए। कहने का सेंस क्या है, ध्यान से समझना कि ये 2 गोल्ड लीव्स हैं, इनका अपना कुछ वेट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में लगेगा और उस रिपल्शन से ये दूर भी जाएंगे, पर अगर इनका फोर्स इतना कैपेबल नहीं है कि वो इनके वेट को उठा पाए, तो हो सकता है कि इनके वेट की वजह से फोर्स लगने के बावजूद भी ये हवा में ना जा रहे हो, मतलब ये चार्ज हो गई है उसके बाद भी ये एक उठ नहीं पा रहे हैं। तो कहने का सेंस इस केस में हमें पता नहीं लगेगा कि ये बॉडी चार्ज थी या नहीं थी। हमें हमारा इलेक्ट्रोस्कोप ये बताएगा बॉडी चार्ज नहीं है, बट स्टिल वो थोड़े बहुत चार्ज कैरी करेगी। इसीलिए अपने गोल्ड लीफ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर गोल्ड लीफ का ही यूज़ करते हैं। अब ये मैं क्या बोल गया, मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो लास्ट में 2 लीव्स लगी हुई हैं, इसमें गोल्ड ही मेटल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मेलेबल है। मेलेबल है मतलब इसकी बहुत पतली शीट बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो लीव ली हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, किसी भी और मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लीव्स बनाई जा सकती हैं, जो हल्के से चार्ज, जिनका वेट हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम इनका वेट कम से कम लें, जिससे छोटे से छोटे चार्ज को डिटेक्ट कर पाएँ। तो ये एक क्वेश्चन उठ सकता है एक आधे नंबर का कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर इन गोल्ड लीफ का ही यूज़ क्यों किया जाता है। वैसे ये ना के बराबर पूछे जाने वाले सवाल है, बट स्टिल आपके कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए, मेरा कहने का सेंस ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।